हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में फेजर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, होप आप लोग सारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग फेजर के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हेडिंग डालो आप लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर, कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर, इसके बारे में पहले हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डाल लो फटाफट से आप लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। देखो यार, फेजर रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे ना, तो किसी भी फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको सिंपल मैं बोल दूं कि मान लो ये मेरे पास कोई एक इस तरीके का एक ले लेता हूं, जस्ट मैं एक साइकिल ले लेता हूं ये। अब इसका तुम फेजर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, मान लो ये साइकिल है, फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ होगा समझो एक बार, है ना। ये इस तरीके का मान लो ये तुम्हारे पास एक रियल है, रियल को इस एक्सिस में ले लेते हैं, और एक इमेजिनरी है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, इमेजिनरी। सो मान लो कोई आपके पास क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो आपका इतना है, ये मान लो ये कोई भी क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड आपका कुछ भी ले लो यहाँ से, इसका मैग्नीट्यूड आप ले लो ए, ले लो एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड, और इसका जो फेज है यहाँ से इस डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हो तो इसका फेज जो है थीटा हो गया। ठीक है, इसका फेज जो है थीटा हो गया। अब मान लो ये रियल है, और मान लो ये रियल है पूरा पूरा, तो कैसे लिखते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या लिखते हो, मान लो किसी भी क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपको लिखना है यहाँ पे जेड इज इक्वल टू लिखना है, तो जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एक्स प्लस जे वाई लिखते हो ना आप, इस तरीके से जेड को आप कैसे लिखते हो, एक्स प्लस जे वाई यहाँ पे आप लोग लिखते हो। अब क्या होगा कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड वाई आपने यहाँ पे लिख दिया। किसी भी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है जिसका ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोल देते हैं, इस वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं रियल, ये आपका रियल नंबर हो गया, और इसको आपका वो बोल दिया जाता है इमेजिनरी। इमेजिनरी, तो ये जस्ट आपके पास इमेजिनरी वैल्यू हो गया। तो रियल और इमेजिनरी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो थीटा इक्वल टू जीरो है, लेट से मैंने बोल दिया कि थीटा इक्वल टू अभी जीरो है, मेरा फेजर जो है मैग्नीट्यूड जो है इस यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी जस्ट क्या कर रहा हूं, रियल नंबर मुझे यहाँ पे मिलेगा। रियल नंबर मतलब मेरे पास केवल एक्स रहेगा, वाई का वैल्यू जीरो है, तो जस्ट मेरा थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अब इसी को मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो यही मेरा फेजर को बताता है। यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, मान लो तो इस पॉइंट पे आप निकालना चाहोगे तो ये इसी का क्या एंगल को बताएगा, और ये यहाँ पे आपका y1 और इसको बताएगा x1 को। ये यहाँ पे आ गया तो ये 90 डिग्री को बताएगा, थीटा का वैल्यू 90, मतलब पूरा पूरा आपके पास इमेजिनरी ही है ना, रियल पार्ट नहीं है। फिर यहाँ से इधर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से आने वाला है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी सिग्नल्स को फेजर में आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास एक रियल नंबर रहेगा, एक इमेजिनरी नंबर रहेगा, है ना, एक रियल नंबर रहेगा, एक इमेजिनरी नंबर रहेगा। तो जब इसी को आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ये इमेजिनरी और रियल का, तो ये एक एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा, और इन दोनों के बीच में एक एंगल भी आपको मिलेगा। तो उसी के बारे में हम लोग कंप्लीटली इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। चलो, अब यहां पे क्या होगा कि फेजर रिप्रेजेंटेशन की आप बात करोगे तो फेजर को तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप मुझे बोल दोगे कि फेजर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्चुअली, तो फेजर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका तीन तरीके का होता है। तीन तरीके का फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है। कौन कौन से सर? पहला जो तरीका होता है सर, इसको बोल दिया जाता है फर्स्ट फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको मैं लिख देता हूं यहां पे पोलर फॉर्म। फर्स्ट फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है वो पोलर फॉर्म में रखते हो आप, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। सेकेंड आपके पास जो यहाँ पे फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप यहाँ पे शो करते हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म। और एक आप थर्ड जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में होता है, जिसका यूज हम लोग काफी कम करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बोल सकते हो, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आप बोल सकते हो। तो तीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन आप करते हो, जिसमें से 1 और 2 का काफी ज्यादा एप्लीकेशन है आपका इस फंडामेंटल में, एसी फंडामेंटल में, राइट। चलो, तो अब देखते हैं, लेट्स कंसीडर कि मेरे पास कोई एक साइनोसॉइडल सिग्नल है। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास कोई एक साइनोसॉइडल सिग्नल है ना। तो यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर अ साइनोसॉइडल सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल। मेरे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल है।
साइनोसॉइडल वेव फॉर्म या सिग्नल, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, सो लेट्स कंसीडर अ साइनोसॉइडल सिग्नल। एक साइनोसॉइडल सिग्नल में कंपैरिजन कर रहा हूं जो कि मेरे पास है Vt इज इक्वल टू Vm, और यहां पे मेरे पास है साइन, और यहां पे मैं लिख देता हूं ओमेगा टी, और यहां पे लिख देता हूं प्लस माइनस 5। अब इसका मतलब क्या है, Vm क्या है आपको पता है, यहां पे ओमेगा टी क्या है पता है, फाई क्या है आपको पता है, सबका मीनिंग आपको पता है क्योंकि आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ के आया। क्लियर? ये अब आप बोलोगे कि सर इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो आप करके, क्या बोलना चाह रहे हो कि सर ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपको गिवन है उसको आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, आप बोलोगे मुझे। तो पोलर फॉर्म में मान लो मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा पोलर फॉर्म में, ये पोलर फॉर्म में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ध्यान से, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा इस वोल्टेज का पोलर के फॉर्म में मैं लिखना चाहूंगा, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड V हो गया, और पोलर के फॉर्म में मैं लिखूंगा तो यहां पे मैं लिख देता हूं V मैक्सिमम, अभी लिया हूं तो मैक्सिमम लिखूंगा, ये V मैक्सिमम को, और फाई जो है उसको मैं यहां पे प्लस माइनस एज इट इज फाई लिख दूंगा। तो ये मेरा पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये मेरा पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। इफ इट इज प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो दिस इज योर पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब जब भी कोई क्वेश्चंस में ऐसा चीजें आपको मिलता है, मान लो कोई क्वेश्चन में, तो इसमें दो बातें हो सकता है। अभी तो मैंने V मैक्सिमम के टर्म में लिखा है, मान लो कोई क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ आपके पास आता है, कोई वोल्टेज है 100 लिखा हुआ 30 आता है, तो अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि ये इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब एवरेज आरएमएस पढ़ते हो तो वहां पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, अभी जस्ट पढ़ के आओ ना, एवरेज आरएमएस सब चीज पढ़ के आओ, वहां पे हर चीज बताया गया है। तो मान लो कोई क्वेश्चंस में ऐसा V इज इक्वल टू 100 एंगल ऑफ 30 लिखा हुआ आता है, तो ये जो 100 जो आपका होता है ये 100, अब इसमें आप लोग को कंफ्यूजन ये होता है कि क्या ये 100 जो है वो मैक्सिमम के टर्म में है, या फिर क्या ये जो 100 है वो आपके पास आरएमएस के टर्म में है, क्या ये जो 100 है वो क्या आपका V आरएमएस के टर्म में है। तो जब भी किसी क्वेश्चंस की बात करोगे, तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में कुछ वोल्टेज लिखा है या करंट लिखा है, तो हमेशा क्वेश्चंस का जो वैल्यूज होता है वो आरएमएस के फॉर्म में होता है, आरएमएस के फॉर्म में, ठीक है, आरएमएस के फॉर्म में, चाहे वोल्टेज हो करंट, है ना। और जब V मैक्सिमम के टर्म में अभी आपने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पे V मैक्सिमम एंगल ऑफ प्लस माइनस 5, आरएमएस के टर्म में इसको लिखना चाहते तो √2 का आपको यहां पे डिवाइड करना पड़ता। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आरएमएस के फॉर्म में लिखना है, कब आपको वहां पे मैक्सिमम के फॉर्म में लिखना है, वो सब के बारे में मस्त आइडिया होना चाहिए। तो उसी चीज को मैं कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि जब भी क्वेश्चन में V इज इक्वल टू 100 एंगल ऑफ 30 आपको ऐसा मिलता है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको आरएमएस लेना पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं फिर भी आरएमएस होता है वो, ठीक है। और जब मैक्सिमम में देगा तो ऐसे करके V मैक्सिमम आपको लिखना पड़ेगा। तो वो जस्ट इंडियन ऑथर की मैं बात करूं या इंडिया में जो क्वेश्चंस आता है वो जनरली आरएमएस के फॉर्म में होता है। यदि वो मैक्सिमम के फॉर्म में रहेगा तो आप यहां से इस तरीके का कोई साइनोसॉइड से आप लिख रहे हो तो वो मैक्सिमम के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सारा चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना। तो अभी हम लोग खैर ये डिस्कस कर रहे हैं कि यदि मेरे पास Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 है, तो इसका पोलर फॉर्म क्या लिखोगे आप, तो पोलर फॉर्म लिख लोगे Vm, दैट मींस मैग्नीट्यूड, और यहां से इसके एंगल को, फ्रीक्वेंसी को कभी भी शो नहीं करते हम लोग, पोलर की बात करूं या तो फिर मैं वहां पे रेक्टेंगुलर की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग शो नहीं करते। तो ये मेरा पोलर फॉर्म है। सेकेंड यहां पे देखिए कि लेट्स कंसीडर कि इसी को मुझे रेक्टेंगुलर में शो करना रहता, रेक्टेंगुलर में शो करना रहता, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करता, मान लो इसी को मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो करना है, तो मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मुझे लिखना है, तो अब मुझे इसको पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करोगे तो आपको ये मिलेगा x प्लस वाई, एक्स प्लस क्या मिलने वाला है, x प्लस माइनस हो सकता है यहां पे आपका jy, ये इस तरीके से x प्लस माइनस jy। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी, कि आपको इस फॉर्म में चीजें पता है तो आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो उसको अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी जस्ट मैं बताऊंगा कैसे लिख सकते हो आप, है ना, x प्लस माइनस jy। तो x और y की वैल्यू क्या होगा वो जब अभी मैं कन्वर्जन वगैरह करूंगा तो सब चीज बताने वाला हूं। तो ये होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपका हो सकता है। थर्ड आपका जैसे होता है, थर्ड आपके पास यहाँ पे होता है साइनोसॉइड्स के फॉर्म में दिया है, इस तरीके का आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज करंट दिया है।
तो ट्रायंगुलर फॉर्म में आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? यदि आप उसको ट्राइएंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है भी, ठीक है, और ये तुम्हारे पास मान लो भी मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम, ठीक है, और e रेस टू द पावर में माइनस या प्लस का जे क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा थीटा, जे ओमेगा थीटा। ओके, इस तरीके से आप वहां पे लिख सकते हो भी एम ई रेस्ट पावर में जे ओमेगा थीटा। हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ट्रायंगुलर का ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है तो इसलिए मैं ट्रायंगुलर को ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखता, ठीक है। जस्ट मैं पोलर और रेक्टेंगुलर का एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, पोलर और रेक्टेंगुलर का एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। चलो अब इसके बारे में डिटेल में मैं बातें करना आपको सिखाता हूं, डिटेल में मैं इसके बारे में बात करता हूं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, डिटेल में हम लोग यहां पे बात करते हैं। चलो लेट अस कंसीडर यदि मैं फर्स्ट यहां पे पोलर फॉर्म की बात करता हूं, पोलर फॉर्म की मैं बात करता हूं, यहां पे इस तरीके से पोलर फॉर्म की मैं बात करता हूं। तो पोलर फॉर्म का मतलब यह होता है कि किसी भी नंबर, मान लो आपको यहां पे क्या दिया है, जैसे कि कुछ भी वोल्टेज यहां पे दे दिया, वोल्टेज का वैल्यू आपको दे दिया कि भैया यहाँ पे वोल्टेज ले लो आप 100 है और यहाँ पे साइन और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी प्लस का यहाँ पे आपके पास कितना है 45 है, ठीक है, प्लस का 45 है, इस तरीके का कोई वोल्टेज दे दिया और इसका सर पोलर फॉर्म क्या होगा आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा आप मुझसे पूछोगे, पोलर, जस्ट पोलर। तो पोलर फॉर्म में मेरा क्या होने वाला है, पोलर फॉर्म में मैं इसको लिखने वाला हूं, ये जो Vt है इसको मैं लिखने वाला हूं, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा मेरे पास 100 और ये मेरे पास हो जाएगा एंगल ऑफ 45। तो ये मेरा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये पोलर फॉर्म में मेरा रिप्रेजेंटेशन। तो इसी को मैं पोलर फॉर्म बोलूंगा, जिसमें से ये क्या को बताता है आपका, ये इसका मैग्नीट्यूड को बताता है, ये मैग्नीट्यूड को, और ये इसका एंगल को बताता है, एंगल। अब पोलर फॉर्म का एप्लीकेशन कहां पे की जाती है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पोलर फॉर्म का मैं यूज कहां पे करूंगा, तो जैसे कि मुझे पोलर फॉर्म का यूज कहां पे करना है, तो पोलर फॉर्म जब भी मुझे यहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन एंड मुझे डिवीजन करना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं फेजर को पोलर फॉर्म में रखूंगा, फेजर को किस फॉर्म में रखूंगा, पोलर के फॉर्म में रखूंगा, है ना। तो मान लिया जाए आपका यहां पे कोई x1 आपको दे दिया गया है, x1 की वैल्यू आपको मान लो यहां पे 100 दे दिया गया है और एंगल ऑफ आपके पास 60 है और x2 का जो वैल्यू है वो आपके पास 10 है, लेट्स से ये आपके पास 10 है और एंगल इसका 30 है, गॉट इट, ठीक है। तो अब इसमें बोला जा रहा है कैलकुलेट, फर्स्ट आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट, फर्स्ट आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट, इसमें बोल दिया जा रहा है कि कैलकुलेट करो आप, इसमें आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट फर्स्ट x, जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन करना है x1 और x2 को, एंड सेकेंड आपको बोला जा रहा है x, जिसमें आपको x1 डिवाइडेड बाई आपको x2 करना है। ये आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दे दिया है, x1 x2 की वैल्यू इन्होंने डिफाइन कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराना है, फिर दोनों को आपस में डिवीजन करना है, तो आप कैसे कराओगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराना है तो जो फेजर है, जो आपके पास क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराना है क्वांटिटीज का, जो मेरा फेजर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट पोलर फॉर्म में होना चाहिए। पोलर फॉर्म में है तो आराम से आप इसका क्या करा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करा सकते हो। जैसे कि आप फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आप यहां पे कराना चाह रहे हो x1 और x2 का, तो x1 के आपके पास कितना है 100 एंगल ऑफ 60 हो गया, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वांटिटी। सेकेंड क्वांटिटी मेरे पास कितना है 10 एंगल ऑफ मेरे पास कितना है 30 हो गया, तो ये मेरा सेकेंड क्वांटिटी हो गया। तो यहां से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लिकेशन देखो, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 10,000। और व्हाट अबाउट एंगल, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो एंगल आपस में जुड़ते हैं, ऐड होता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे क्वांटिटीज का,
तो एंगल्स जो होते हैं वो आपस में ऐड होता है, एंगल का एडिशन होता है। तो 60 प्लस 30 आपके पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर मिल गया 1000 एंगल ऑफ 90। सेकंड, जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे सेकंड आपको यहाँ पे डिवीजन कराना है। लेट से आपको x की वैल्यू आपको क्या कराना है, x1 और x2 में डिवीजन कराना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 100 एंगल ऑफ 60 और ये तुम्हारे पास हो जाएगा कितना 10 एंगल ऑफ 30। ओके, सो हियर 100 में से 10 को आप कटाओगे तो ये इट विल बी 10 और एंगल हो जाएगा 60 में से 30 गया तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास सेकंड आंसर, ये फर्स्ट आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर तुमको मिल गया। x की वैल्यू 1000 एंगल ऑफ 90 एंड सेकंड केसेस में जब आप लोगों ने दोनों को डिवाइड किया तो 10 एंगल ऑफ 30 आपके पास आ गया। क्या इतना क्लियर हो गया? तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन परफॉर्म करना है तो आपका जस्ट फेजर जो है वो आपका पोलर फॉर्म में होना चाहिए, पोलर फॉर्म में। तो ये जस्ट पोलर फॉर्म हो गया। अभी कन्वर्जन सीखेंगे हम लोग, कन्वर्जन अभी हम लोग जस्ट सीखने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हमारा जो ये पोलर, ये जो है फेजर है वो आपका जस्ट पोलर फॉर्म में होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको एक केस दे देता हूं, ऐसे करके छोटे छोटे चीजें आप लोगों को सिखाई जाती है, इस तरीके का छोटे छोटे केसेस लेके आप लोगों को दिखाई जाती है। जैसे कि यहां पे आपका एक इंपिडेंस है, यहां पे आपका एक इंपिडेंस है, ओके। और आपको क्या करना है कि लेट्स कंसीडर कि यहां पे एक वोल्टेज दे दिया गया है, वोल्टेज की वैल्यू आपको दे दिया गया है कि 100 एंगल ऑफ आपके पास यहां पे दे दिया है 75, करेक्ट ये। और यहां पे एक इंपेडेंस आपको दे दिया गया है, इंपेडेंस की वैल्यू आपको दे दिया गया है 10 एंगल ऑफ 15 डिग्री। आपको बोला जा रहा है कि इसमें फ्लो होने वाली करंट को बताइए, करंट की वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड और एंगल कितना होगा। तो कैलकुलेट करंट, इसमें बोल देगा कि कैलकुलेट करो आप करंट की वैल्यू को, कैलकुलेट फर्स्ट करंट की वैल्यू को निकालिए आप, करंट की वैल्यू को निकाले। इस तरीके से आपको बोल देगा, सपोज इस तरीके से आप लोगों को बोल दिया है ना। अब इस तरीके से बोल दे तो हमको पता है कि सिंपली करंट क्या होता है, मेरा करंट जो होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस होता है। अब यहां से मैं करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो जस्ट मेरे पास वोल्टेज पता है 100 एंगल ऑफ 75, तो दिस विल बी 100 और ये मेरे पास हो जाएगा 75 और ये डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय इंपेडेंस कितना है। तो इंपेडेंस मेरे पास है 10 एंगल ऑफ 15, ओके। तो हियर 100 10 से डिवाइड हुआ तो यू विल गेट 10 और 75 में 15 माइनस हुआ तो यू विल गेट 60। तो मेरे पास आ गया करंट का वैल्यू 10 एंगल ऑफ 60 एंड यही मेरा राइट आंसर होगा, यही मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे बता दिया उसके बेसिस पे। अब उसके बेसिस पे मैं पावर फैक्टर भी निकाल सकता हूँ, उसके बेसिस पे मैं बहुत सारे एनालिसिस भी कर सकता हूँ। इंपेडेंस क्या होगा वो भी बता सकता हूँ कि वहां पे इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, रेजिस्टिव है, क्या है, मैं सब बता सकता हूँ। तो अभी हम लोग बातें करेंगे, अभी जस्ट मैं इन सब की बातें कर रहा हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे क्या काम आया, पोलर फॉर्म में काम आया। पोलर फॉर्म में है तो काफी इजिली आप चीजों को बता सकते हो, ठीक है। पोलर फॉर्म में है तो काफी इजिली बता सकते हो। अब ये भी बता सकते हो कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों लीड कर रहा है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, डायरेक्ट 15 है, दिख रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, घटेगा 15 आएगा। और यहीं से आपको थीटा से ही आपको पता चल जाता है पावर फैक्टर। तो 15 डिग्री का फेज शिफ्ट है दोनों के बीच में, इंपेडेंस ही बता देगा आपको। इसका मतलब आपका इंपेडेंस पॉजिटिव है तो कहीं न कहीं ये आपका कैपेसिटिव होगा, वो दोनों लीड कर रहा है। वोल्टेज जो है ज्यादा लीड कर रहा है करंट से, इसका मतलब आरएल टाइप का होगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। और ये मान लो आपका कैपेसिटिव रहता तो नेगेटिव होता। तो आरएल टाइप का यहाँ पे एक सर्किट कनेक्ट होगा, जेड मतलब एक आरएल टाइप का एक होगा इंपेडेंस, ठीक है। अभी बात करूंगा इंपेडेंस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो सबके बारे में तो अभी मैं बात करूंगा, अभी मेरा मेन टारगेट है ये सबको बताना, ठीक। तो ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म का थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे पोलर फॉर्म के जस्ट बाद यहाँ पे बातें करना चाहूंगा सेकेंड रेक्टेंगुलर फॉर्म का, रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म की हम लोग थोड़ा सा बातें करते हैं। अब यहां से रेक्टेंगुलर फॉर्म की मैं बात करूं तो जस्ट मुझे क्या पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मुझे ये पता होना चाहिए कि लेट्स मेरे पास कोई साइनसॉइड्स है, ये VT हो गया और ये VT मेरे पास कितना है 100 और यहां पे मैं लिख देता हूं साइन और यहां पे मैं लिख देता हूं ओमेगा टी प्लस का 45, सेम ले लेता हूं मैं 100 साइन ओमेगा टी प्लस का 45। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट यह है कि मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में यदि मुझे लिखना है तो जस्ट ये हो जाएगा मेरे पास VT या V लिख लेता हूं जस्ट मैं इसको। अब T से ऐसे इंस्टेंटेनियस मतलब T होता है तो जस्ट ये मेरे पास अब V हो गया।
अब इसको मैं लिखूंगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मुझे लिखना है तो ये मेरा हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा 45 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस का 45, ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, ये हो जाएगा जे, और यहां पे मेरा हो जाएगा 100 और साइन का 45, साइन का 45। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास Vt इज इक्वल टू यहाँ पे V मैक्सिमम के फॉर्म में है अभी, और ये आपका साइन हो जाएगा, और ये ओमेगा टी प्लस माइनस आपके पास फाई है, तो इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है तो ये हो जाएगा V, और यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे आप लिख लोगे Vm, और ये आपके पास कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस फाई है, ये फाई ले लो, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा Vm, और ये तुम्हारे पास साइन का फाई हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 100, और cos 45 का वैल्यू √2 होता है, √2 ही होता है ना, ठीक है, प्लस, और ये आपके पास हो जाएगा j, यहां भी 100 हो जाएगा, और sin 45 का वैल्यू भी √2 होता है, ये √2 होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही आपका करेक्ट आंसर, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। √2 का 1/√2 का 1.414, 1/√2 का 70.7 हो जाएगा इसका मतलब। तो जस्ट आप लिखना चाहते हो v को यहाँ पे तो 70.7 ना, प्लस j, ये भी आपके पास 70.7, तो इस तरीके से आप v को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हुआ रेक्टेंगुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो a प्लस जे बी, वेयर a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है, ठीक है, a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट इसको करते हो a प्लस जे बी के फॉर्म में। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपके पास कोई सिग्नल दिया था, उसको a प्लस जे बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज योर रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अब समझना मेरे बात को, लेट्स कंसीडर कि रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होता है वो कहां पे एप्लीकेबल होता है। तो यहां पे रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होता है उसका यूज हम लोग करते हैं सम और डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज में, है ना। तो इसके एप्लीकेशन की मैं बात करूं कहां पे हम लोग करते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं सम और डिफरेंस करना है क्वांटिटी का, सम और डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी करना है, क्वांटिटीज का। यदि सम या डिफरेंस करना है, क्वांटिटीज का सम या तो फिर डिफरेंस करना है, तो यू हैव टू नीड सम और डिफरेंस करना है क्वांटिटी का, तो यू हैव टू नीड रेक्टेंगुलर फॉर्म। लेट अस कंसीडर फर्स्ट v1 का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, ये आपके पास है 3 प्लस j4, ओके, 3 प्लस j4, ये आपका v1 का वैल्यू हो गया। या जस्ट मैं लिख देता हूं v1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 2 है, प्लस ये j2 है, ठीक। और v2 का जो वैल्यू है मेरे पास, लेट अस कंसीडर v2 का जो वैल्यू है मेरे पास, v2 का जो वैल्यू है मेरे पास, है ना, अभी देखते रहिए, v2 का जो वैल्यू है मेरे पास, इसको मैं लिख लेता हूं कितना, इसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस j2, ये v1 v2 दे दिया। अब फर्स्ट आपको यहां पे क्या करना है, लेट अस कंसीडर कि फर्स्ट मुझे करना है v1 v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 मुझे करना है। लेट अस कंसीडर v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 मुझे करना है, इस तरीके का एडिशन परफॉर्म करना है दोनों का। तो जब दोनों का एडिशन परफॉर्म करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये v इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ना है मुझे, ऐड करना है, तो 2 प्लस j2 और ये प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस j2, करेक्ट। तो यहां से मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट मींस 3, और 2 देखो रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आपको करना है, ओके। तो रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो 2 प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा, तो दिस इज j4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v, ये v का वैल्यू तुमको मिल गया, इतना क्लियर। अब ये मिल गया तो ये क्या हुआ आपका, देखो जोड़ने में काफी इजी हो गया। तो सम और डिफरेंस करना था तो आप आराम से इसको बता दिए कि भैया ये 3 प्लस j4 आया। अब आपको इसका, इसी को अभी किस में आ गया, ये अभी आपका ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, जस्ट पोलर में चेंज करना है, तो पोलर में कन्वर्ट करना भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे आपका सेकंड यहां पे करना था, सेकंड मान लो दोनों का डिफरेंस करना हो, v1 माइनस का आपको v2 करना हो, तो डिफरेंस करना है तो जस्ट क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास क्या है 2 प्लस j2 है, और ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस j2, ओके। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस ब्रैकेट हटा दो j2 माइनस का 1 माइनस का j2, तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, दो में से एक गया तो एक, तो ये तुम्हारे पास 1 आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब यहां पे आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस j0,
ये तुम्हारे पास आ गया, रियल पार्ट ही आया, मतलब ये इस तरीके का। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है पोलर का और रेक्टेंगुलर का। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे, कैसे रेक्टेंगुलर को पोलर में चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे की जाती है उसको देख लेते हैं। कन्वर्जन कैसे की जाती है, तो जस्ट यहां पे मैं कन्वर्जन की बात करूं, कन्वर्जन की मैं बात करूं यहां पे कन्वर्जन, ठीक, यहां पे लेट्स कंसीडर कन्वर्जन आपको करना है। तो पहला कन्वर्जन आपको किसका करना है, यहाँ पे फर्स्ट कन्वर्जन आपको किसका करना है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ले लेता हूं, लेट्स पोलर का रेक्टेंगुलर में कर लेते हैं। चलो यार रेक्टेंगुलर आपको दिया है, उसका हम लोग किस में कर लेते हैं, पोलर में। तो रेक्टेंगुलर का पहले हम लोग कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर का हम लोग किस में करने वाले हैं, पोलार में। यहाँ पे इस तरीके का रेक्टेंगुलर का पोलार में हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। तो चलो कुछ रेक्टेंगुलर के एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे रेक्टेंगुलर यहाँ पे पता है कि कोई यहाँ पे z इज इक्वल टू, मुझे पता है, लेट अस कंसीडर कि ये x है और ये मेरे पास jy है, x एक्सिस y एक्सिस ऐसे लेता हूं मैं, z इक्वल टू x प्लस jy। जस्ट ये कौन से फॉर्म में है, ये इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलता हूं। ये कौन सा फॉर्म है मेरा, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एनी सिग्नल, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है आपका। ठीक, अब आपको चेंज करना है इसको जस्ट पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो आपको पोलर फॉर्म में क्या होना चाहिए, पोलर फॉर्म में आपको चेंज करना है तो यहां पे आपका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और यहां पे आपका एक एंगल होना चाहिए। गॉट इट, यहां पे एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और यहां पे आपका एक एंगल होना चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड को आप कैसे निकालते हो भैया, रियल और इमेजिनरी का मैग्नीट्यूड कौन नहीं निकाल पाएगा। हाँ, मान लो ये आपके पास कोई है एक्स है और कोई वाई है, इस तरीके का एक्स वाई आपको दिया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, y है, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, x है, और x प्लस जे वाई, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, यहां पे है, मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ये तुम्हारे पास x1 हो गया और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, चलो x रख लो इसको, और ये तुम y लिख लो। ठीक, तो यहां का तुमको ये मैग्नीट्यूड है, यही तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, दोनों के बीच का एंगल आपका 90। सिंपल सी बात है ना, यदि दोनों के बीच का एंगल 90 है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देते हो। ये परपेंडिकुलर बना रहा है x और y एक दूसरे से, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, m का जो वैल्यू होगा वो आपका x का स्क्वायर प्लस आपका y का स्क्वायर हो जाएगा। और ये एंगल को आपको निकालना कि ये कितना एंगल है यहां से, दैट इज योर थीटा। तो थीटा आपको लगाना है, तो ये देखो ये x हो गया और ये तुमको पता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लगा दो, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यू विल गेट tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, y डिवाइडेड बाई x। और y क्या है, इमेजिनरी है, x क्या है, रियल है, तो इमेजिनरी बाई रियल कर दो, आपको थीटा मिल जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, तो अभी हम लोग बातें करेंगे, सब चीज के बारे में बात करेंगे, कन्वर्जन करेंगे तो बात बहुत करेंगे, अभी एंगल के बारे में बहुत सारा बातें होगा अभी, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, कुल मिला के इसको लिखना चाहूं, है ना। देखो यार याद नहीं है तो ऐसे करके कर लो ना, लाल बटे कका से आप कर लो, लाल बटे कका। तो tan थीटा आपको जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे, तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, परपेंडिकुलर, आधार क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y है, ये बेस कितना है, x है, तो इसलिए y बाई एक्स। और y आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, x क्या है, रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी बाई रियल, इसलिए बोल देते हैं इमेजिनरी बाई रियल। ओके, ऐसे करके। तो कुल मिला के यहां से हम लोग z m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू क्या होगा भैया, m की जो वैल्यू होगा ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहां माइनस भी रहता फिर भी प्लस होता हो, अरे बात समझ में, रिजल्टेंट में। और थीटा क्या होने वाला है, तो थीटा की वैल्यू जो होगा वो tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बाई रियल y बाई एक्स, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या इतना आप सभी को समझ में आ गया, तो बस m मिल गया, थीटा मिल गया, इसका मतलब रेक्टेंगुलर को आपने पोलर में चेंज कर लिया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इधर आ जाओ, इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं ना तो ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। मान लो आपको कोई इंपेडेंस गिवन है। अब इंपेडेंस क्या होता है सर, आगे पढ़ोगे। मान लो ये 3 प्लस J4 आपको दिया गया है, 3 प्लस J4 इस तरीके का आपको एक दिया गया है, ये इंपेडेंस दिया गया। ये बोल रहे कि भाई तुम इस इंपेडेंस को ना किस में चेंज करो, इस इंपेडेंस जो कि आपका भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है इसको पोलर में चेंज करो। तो भैया इसका पोलर फॉर्म क्या होने वाला है, पोलर फॉर्म इसका क्या होने वाला है, इसका पोलर फॉर्म में आप चेंज करोगे इसको
तो पोलर फॉर्म में ये आपका इंपेडेंस को ऐसे लिख लोगे, जेड ही रहने दोगे। 3 और 4 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे, कर दिए, ये मैग्नीट्यूड हुआ। और एंगल आपको लिखना है ऐसे करके, तो 4 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल को कैसे लिखा जाता है, थीटा को ये लिखा जाता है डायरेक्ट tan इनवर्स 4/3। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 और 4 के स्क्वायर करोगे तो 5 और एंगल आपके पास आ जाएगा कितना, 4/3 का आता है 53.13 डिग्री। तो ये आपको निकल जाएगा यहां से क्या, जेड का वैल्यू। एंगल कैसे पता सर, 4/3 ट्रिपलेट है बेटा, ट्रिपलेट का एंगल आपको पता होना चाहिए। 4/3 का आपका होता है 53.13, 3/4 आपका रहता तो 36.87 है ना, और 1 रहता तो 45, ऐसे करके आपको थोड़ा कुछ चीजों का एंगल जो है पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपलेट वगैरह का एंगल जो है पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एंगल भी बता सकते हो, ठीक। जेड का वैल्यू आ गया 5। तो देखो इसको हमने इसमें चेंज कर लिया, क्या कर लिया हम लोगों ने, इसको इसमें हमने चेंज कर लिया। तो ये कौन से फॉर्म में था आपका, ये आपके पास था रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। अभी किस में चेंज हो गया, पोलर फॉर्म में चेंज हो गया, पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। तो इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। तो मैग्नीट्यूड में तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता कि जब भी रेक्टेंगुलर को पोलर में चेंज करते हो मैग्नीट्यूड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि भाई क्योंकि इसके स्क्वायर करोगे तो ये माइनस भी रहेगा तो ऑटोमेटिक को प्लस हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड हमेशा आपका प्लस होगा, ठीक है। एंगल में दिक्कत होगा, एंगल में दिक्कत होगा, जैसे कि सर यहां पे समझो एंगल निकालने में कई लोग को दिक्कत हो जाएगा। अब यहां पे देखो थोड़ा एंगल के कॉन्सेप्ट्स को मैं आपका क्लियर कर रहा हूं ना, एंगल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि एंगल में आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। मान लो ये जो आपका क्वाड्रेंट है इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हो, इसको 0 डिग्री या तो फिर इसी को आप बोल देते हो 360, 0 डिग्री 360 डिग्री के बराबर होता है, आपको पता है। फिर यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आते हो तो इसको बोल देते हो 90 डिग्री, फिर यहां से आप इसको बोल देते हो 180 डिग्री। अब इसको आप प्लस का 180 डिग्री और माइनस का 180 डिग्री लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से आओगे फिर भी 180, वो भी प्लस का, और इधर से आओगे तो माइनस का 180 डिग्री। तो दिस इज प्लस माइनस 180 डिग्री, डजंट मैटर, प्लस माइनस 180 डिग्री लिख सकते हो आप। क्यों भाई, क्योंकि यहां से एंटी क्लॉकवाइज आया प्लस का 180 डिग्री, यहां से मैं क्लॉकवाइज आया माइनस का 180 डिग्री। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोई भी फेज है उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही प्लस लिखते हैं। इतना क्लियर है सभी को, चलो। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना हो जाएगा, यहां से 0 से मैं यहां पे आऊं तो दिस इज माई 270, इधर से आऊं तो माइनस 90, ठीक है। इसमें मैं इधर से गया 90, इधर से ऐसे गया तो माइनस का 270। तो ठीक है यार, अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही शो करते हैं पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए, फेजर को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। एंगल को हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, ये हो गया। अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब लेट्स कंसीडर कि ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है। अब मैं बोल दिया कि वाई और एक्स एक्सिस तुमको यदि पता है तो ये तुम्हारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, राइट। सो एक्स वाई ये सारे चीजें आपको पता चल गया, ठीक है। एक्स पता चल गया, माइनस एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया, माइनस वाई पता चल गया, आपको ये सारे चीजें रिप्रेजेंटेशन पता चल गया, ठीक है। ये वाई है, ये माइनस वाई, वो एक्स है तो इसका 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, सिंपल सी बात है। मान लिया जाए यहां पे कोई इंपेडेंस दिया है, तो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूंगा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इफ इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मान लो यहां पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इंपेडेंस गिवन है वो क्या गिवन रहेगा तुमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में Z1 लिख लेता हूं मैं, सपोज Z1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो कोई इंपेडेंस गिवन है, वो कैसे गिवन रहेगा तुमको, वो गिवन रहेगा लेट अस X1 प्लस JY1, यस और नो, ये इंपेडेंस की वैल्यू रहेगा यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इंपेडेंस की वैल्यू ऐसा रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे कोई भी वैल्यू पता है तो आप चेक कर लो, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसलिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, कुछ इस तरीके का रहेगा। यदि मैं यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मुझे पता चल गया। अब इधर देखो, यहां पे मैं लिख लेता हूं Z2,
ये हो जाएगा J2। अब यहां पे मेरा y पॉजिटिव है, x नेगेटिव हो गया, तो माइनस का मैं लिख लेता हूं यहां पे x2 और ये हो जाएगा प्लस का JY2। ये ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, Z3, ठीक है, ये Z3। अब देखो यहां पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस का x3 और माइनस का JY3, ये मेरे पास हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां पे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां पे मैं लिख दूंगा दैट इज योर Z4, और Z4 की वैल्यू की मैं बात करूं तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास x4 और माइनस का j आपका क्या हो जाएगा y4, माइनस का JY4, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर आपको देना चाहूं, फिर से आपको एग्जांपल देना चाहूं, लेट अस कंसीडर, फिर से आपको एग्जांपल देना चाहूं। जैसे यहां पे Z1 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको क्या मिलेगा 3 प्लस, मान लो आपका एक एग्जांपल मैंने ले लिया J4 है, यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे Z का वैल्यू आपको क्या मिलेगा माइनस का 3 प्लस का J4। यहां पे आपको J का वैल्यू क्या मिलेगा, Z का वैल्यू, यहां पे आपका Z का वैल्यू मिलेगा माइनस का 3 माइनस का J4, लेट्स से एक एग्जांपल है। और यहां पे आपको क्या मिलने वाला है आपका, यहां पे आपका मिलने वाला है 3 माइनस का J4, ये इंपेडेंस की वैल्यू मिलने वाला है। अब मैं पूछूं आप लोगों को कि जो इंपेडेंस हमारे पास पॉसिबल है वो किस टाइप का इंपेडेंस होता है। यदि आप आरएल सर्किट की बात करोगे या फिर यदि आप यहां पे आरएल सर्किट की बात करोगे या यदि आप यहां पे आरसी सर्किट की बात करोगे, तो जब आरएल सर्किट की बात करोगे तो आपका इंपेडेंस हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, आपका इंपेडेंस हमेशा यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। हमेशा आरएल सर्किट की बात करोगे तो 3 प्लस इस टाइप का एक मिलेगा, मतलब x प्लस JY के फॉर्म में, यहां पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये आरएल सर्किट जब रहेगा आपके पास तो कुछ इस तरीके का इंपेडेंस मिलने वाला है, ध्यान देना। और जब आपके पास कोई आरसी सर्किट है तो रिएक्टेंस वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जब रिएक्टेंस वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा तो आरसी सर्किट के लिए आपको जो इंपेडेंस मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। तो ये तुम्हारा हो गया आरसी। इसके अलावा और कुछ होता है क्या, आरएलसी बोलोगे तो भाई आरएलसी में एल और सी जो बड़ा रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि प्लस या माइनस। तो आपके पास केवल दो ही केसेस बनता है इंपेडेंस का, या तो वो ये हो सकता है x प्लस JY हो सकता है, या x माइनस JY हो सकता है, या तो ये इंडक्टिव या तो कैपेसिटिव। इंडक्टिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैपेसिटिव रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के ही अपने को जरूरत होता है, बाकी सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का तो हमारा कोई इंपेडेंस होता ही नहीं जिंदगी में। क्यों? क्योंकि सर कभी रेजिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, और जब कोई रेजिस्टेंस नेगेटिव होता ही नहीं तो हमारा तो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई मतलब ही नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। क्या बोला सर? कोई मतलब ही नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर भी हम उसका एंगल निकालना सीखेंगे, फिर भी हम कोई उसका एंगल निकालना सीखेंगे, फिर भी हम उसका एंगल को निकालना सीखेंगे। तो हमको मतलब है सिर्फ यहां के एंगल से, यहां के एंगल से। यदि आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बात करना चाहोगे तो यहां के एंगल और यहां के एंगल से आपको मतलब है, आपको यहां और यहां के एंगल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कभी यूज ही नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए वहां पे एंगल का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप यहां पे प्लस एंगल लिखते हो, यहां पे माइनस एंगल लिखते हो, फिर भी इसकी बात करेंगे, चलो फिर भी इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, नेटवर्क में चलो फिर भी हम लोग उसकी बात कर लेंगे। चलो तो अब लेट सपोज कोई आपके पास ये जो क्वांटिटीज है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मान लो आपके पास ये जो वैल्यूज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है। मान लो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, y हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, x हो गया, और मैं बोलता हूं कि ये जो क्वांटिटी है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सपोज ये जो क्वांटिटी है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वहां से एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। वहां से आप एंगल कैसे निकालोगे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास ये जो वैल्यूज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अरे बात समझ में? चलो देख लेते हैं हम लोग यहां से। सो मान लिया जाए कि यहां पे एक वैल्यू है, इसको मैं ले लेता हूं 3 और इसको मैं ले लेता हूं 4।
ओके, अब यहां पे ये जो वैल्यू है वो कहां पे, यहां पे है, यहां पे। क्लियर हो गया? यहां पे मेरा वैल्यू है, एक पॉइंट है यहां पे, ये यहां पे है, ठीक। ये अब देखो यहां से इसको हमने बोला है 4, इसको हमने बोला है 3, तो यहां से मान लो कोई इंपिडेंस है उसको हम लोग बोल देते हैं, रियल का 3 है तो ये 3 हो गया, और ये आपके पास कितना है 4 है तो 4। तो अब मुझे ना क्या करना है, इसका एंगल निकालना है। एंगल मतलब यहां से लेकर के इसका एंगल कितना बन रहा है ये मुझे चाहिए, ये एंगल मुझे चाहिए, एनी हाउ मुझे ये एंगल निकालना है। कौन सा एंगल सर? ये एंगल, ये एंगल। कौन से एंगल की मैं बात करूं? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पैरेललोग्राम यूज ना करके क्या यूज कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, पैरेललोग्राम जब 90 नहीं रहता है तो यूज करते हो, और जब 90 है इसका और इसके बीच में तो आप पाइथागोरस थ्योरम। तो वो मैग्नीट्यूड तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दैट इज योर θ1 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, दैट इज योर θ1। वो θ1 की वैल्यू क्या होगा सर? तो यहां से θ1 की वैल्यू हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मेरा बेस 3 है और ये हाइट 4 है, ये 4 है, तो tan थीटा मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो θ1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स और इमेजिनरी बाई रियल, मैंने बोला किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का इमेजिनरी बाई रियल, तो 4 बाई आपका कितना हो जाएगा 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 और ये मेरे पास हो जाएगा 4। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/3, 4/3 मैं लिख सकता हूँ। तो θ1 का वैल्यू tan इनवर्स 4/3 मेरे पास आ गया, तो 4/3 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 53.13 या 10, जो भी होता है आप देख लेना, 13 या 10 होता है। तो 53.13 अभी मुझे याद आ रहा है, तो मैं 53.13 जस्ट लिख लिया। ओके ओके, ये θ1 का वैल्यू 53 तो होता ही है। अब ये 13 है कि 10 है, यू विल चेक योर कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये एंगल आपको मिल गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई इंपिडेंस रहा तो उसके लिए एंगल निकालना काफी इजी होता है। तो यहां पे देखो मुझे एंगल निकालना काफी इजी हो गया। लेट्स से यहां पे कोई ज्यादा वरी करने की नीड नहीं है, तो जस्ट मैं यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूं इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं कि भाई ये जो आपका रेक्टेंगुलर दिया है उसका पोलर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो पोलर फॉर्म में ये इंपिडेंस का वैल्यू मेरा हो जाएगा 3 और 4 का मैग्नीट्यूड मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालूं तो 5 ही आएगा, तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, और एंगल ऑफ मेरे पास हो जाएगा 53.13। ये तो इस तरीके से मैं इसका कन्वर्जन कर लिया। क्लियर? आगे देखिए, अब आगे आप लोग के पास ये है केस नंबर 2। जल्दी जल्दी करो बेटा इधर को। केस नंबर 2, लेट्स कंसीडर कि हम लोग केस नंबर 2 में जा रहे हैं। केस नंबर 2 में जा रहे हैं, ठीक है। केस नंबर 2 में इधर को हमने कितना लिया था, हाँ x को 3 लिया था, उसको 4 लिया था, तो ऐसे लिख लेते हैं। चलो यहां पे ओके। अब यहां पे हम लोग जा रहे हैं, लेट अस कंसीडर कि इस वैल्यू पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक। अब मेरा जो क्वांटिटी है वो यहाँ, मेरा जो वैल्यू है वो यहां पे है, ठीक है, यहां पे ये, और इसके लिए मैं निकालना चाह रहा हूं, इसके लिए मैं जस्ट यहां से निकालना चाह रहा हूं ये, ठीक। तो ये वैल्यू कितना है मेरे पास सर? ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये माइनस का x है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का आप 3 बोल सकते हो, चलो ये माइनस का 3 बोल लो आप, इस साइड है मतलब माइनस दिखाने की नीड नहीं है, आप माइनस का 3 बोल दिए। अब आप यहां से लेकर के यहां तक का एंगल आप निकालोगे, ठीक है सर। यहां से लेकर के यहां तक एंगल आप निकालना चाह रहे हो, ठीक। तो मान लो ये एंगल आपके पास क्या है, θ2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर? ये जो एंगल है, जैसे ये माइनस का 3 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइट आपको कितना पता है इसका, यहां से लेकर के यहां तक का हाइट आपके पास कितना है, 4 है, ये हाइट आपके पास कितना है, 4 है। तो जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरे पास ये जो हाइट है वो आपका 4 है, ये 4, ठीक। तो ये हाइट इसका 4 है, और इसका जो बेस है इस ट्राइंगल का वो कितना है, माइनस का 3 है, और मुझे ये एंगल अब निकालना है, ये एंगल, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है 4/3 रहता है, तो मुझे पता है, लेकिन मुझे यहां रेफरेंस से θ2 को निकालना है, तो θ2 का जो वैल्यू अब क्या हो जाएगा, देखो भाई 180 होता है टोटल यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का 180 होता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 180, और इस 180 में जस्ट मैंने माइनस कर दिया, कौन से वैल्यू को माइनस क्यों हो, क्योंकि -3, 4/3 -3 आ रहा है, तो माइनस इसलिए हुआ, तो इसलिए माइनस का tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 4/3। अब यहां से फिर से -3 मत लिखना, वो बाहर निकल गया ये, तो 180 माइनस tan इनवर्स 4/3, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एंगल आया वो 180 से कम आएगा, और सिंपल सी बात है यहां से लेकर के यहां तक 180 से कम ही है, तो 180 ये आपका कोई जेड है ना, ये तो 180
4/3 का एंगल आपने निकाला था 53.13, ठीक है। तो इसको 180 में माइनस कर दो, जो भी आएगा उसको लिख लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई इंपेडेंस रहा तो उसका जो एंगल जो है 180 माइनस हो जाएगा, जस्ट 180 माइनस कर देना, उसी को 4/3 tan इनवर्स 4/3 को 180 से माइनस कर दो आप, क्योंकि इतना को माइनस करना पड़ता है आपका, क्योंकि आपको यहां से लेकर के यहां का चाहिए। तो टोटल 180 है, 180 में इतना निकालो 4 और ये 3 -3 करके, उसको माइनस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग जस्ट यहां से लेकर के इसका निकाल रहे हैं। ओके, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। चलो मान लिया जाए थर्ड केस, सेकंड केस भी हो गया, थर्ड केस। अब आपका मान लिया जाए कि आपका जो यहां पे आ गया, ठीक है, ये आपका यहां पे आ गया, फेजर जो है यहां पे आ गया, इस पॉइंट्स पे आ गया, सपोज इस पॉइंट पे। ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है 3, ये माइनस का 3, और ये आपके पास कितना है माइनस का 4, ये वाई एक्सिस, ठीक, और ये आपके पास एक्स एक्सिस। ये अब आपको क्या करना है, ये तुम्हारा जेड है, ठीक है, ये तुम्हारा जेड है। तुमको कहां से एंगल चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक का एंगल चाहिए, ठीक। तो आपको पता है ना कि यहां से लेकर के यहां तक का 180 होता है, ये तुम्हारा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक का अपन निकालेंगे, यहां तक का, और उसमें 180 में जोड़ देंगे। तो कुल मिला के अब क्या हो जाएगा, यहां से मैं निकालना चाहूं तो 5 का जो वैल्यू है, 5/3 का जो वैल्यू है, अंडर दैट कंडीशन वो हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को 180 करना है, उसमें प्लस कर देना है उसी चीज को। अब दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये आपका कितना हो जाएगा 4/3। इसका मतलब आप क्या कर दोगे, 180 डिग्री में आप इसको, 180 डिग्री में आप क्या कर दोगे, 180 डिग्री में किसको 53.13 को ऐड कर दो, आपको यहां का आंसर मिल जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, एंगल यहां का निकालोगे तो आपका प्लस ही हो जाएगा, तो उसको आप 180 से ऐड कर दो, तो 180 प्लस कर देना, 180 प्लस कर देना। क्या इतना क्लियर हो गया, 180 प्लस कर देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो लेट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे ये मान लिया जाए, ये आपके पास क्या है, प्लस का 4 है, ठीक है, और ये आप सॉरी 3 है, ये आपके पास 3 है, और ये आपके पास कितना है 4 है, 4, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पे आप बात करना चाह रहे हो कि यहां से मैं बताना चाह रहा हूं, यहां से जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक का। ओके, तो देखो आप क्या कर सकते हो, टोटल आप देखोगे कि ये आपके पास कितना होता है, यही आपके पास 0 है, यही आपके पास 0 है, और यही आपके पास 360 है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास जेड है, आपको क्या बताना है, यहां से लेकर के ये जो है वो कितना है ये बता सकते हो, पहली बात तो। या फिर आप शॉर्ट पाथ फॉलो करना चाहते हो तो आप शॉर्ट पाथ भी फॉलो कर लो, ऐसे करके इसको भी फॉलो कर लो, इसको भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहां पे आप ऐसे आ रहे हो तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस लोगे। इधर आ रहे हो तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको आप माइनस लोगे, इसको आप प्लस लोगे। ये तो कुल मिला के इसको आपको बताना है कि ये सर यहां से ये कितना है, ये 5 को मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं 5/4 को, तो आप 5/4 या θ4 जो लिखे उसको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हो, और ये तुम लिख सकते हो डायरेक्ट यहां पे माइनस का tan इनवर्स, और यहां पे आपका हो जाएगा कितना 4 बाई इमेजिनरी बाई रियल 4/3, ये इस तरीके का माइनस लग गया, ये आपका इस तरीके का आ गया, ठीक है। अब इसको आप इधर इसके फॉर्म में भी बताना चाहते हो, इसके फॉर्म में मान लो यहां से बताना चाहते हो, तो आप इसी को 360 में भी माइनस कर दो, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 360 डिग्री में आप माइनस का tan इनवर्स लिख दोगे तो ये भी तुम्हारा राइट आंसर है 4/3। अब इसको मैं प्रूव भी कर रहा हूं क्यों राइट आंसर है, इसको प्रूव भी कर रहा हूं। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास इस तरीके का कोई एक सिग्नल है, लेट्स कंसीडर कि इस तरीके का है। अब मान लो यहां पे मैं बोलता हूं कि ये कोई एक वैल्यू है, ये कोई एक वैल्यू है जो कि यहां से ना, यहां से देखो, यहां से कितना बना रहा है, समझना मेरे बात को, ये यहां से 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, इसको -30 लिख दिया मैंने। यदि ये यहां से 30 डिग्री बना रहा है भाई, ये 30 डिग्री यहां से, तो मैं इसको यहां से ऐसे लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो तो। यदि मैं इसको यहां से ऐसे लिखना चाहूंगा,
मान लो इसी को मैं यहां से ऐसे लिखना चाहूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं, कितना हो सकता है टोटल, यहां से आप यहां तक जाते तो 360 में 30 माइनस कर दो, तो अभी आप इसको लिखोगे 330, अभी आप लिखोगे 330। और ये बिल्कुल वही बात है कि अभी लिखेंगे तो इसमें -30 सपोज आ गए, तो अभी आप इसको लिख दिए आप लोगों ने, तो माइनस का 53.13 तो आपने लिख दिया, लेकिन अभी आप इसको लिखोगे तो 360 में बिल्कुल माइनस का 53.13 को आपने डिफरेंस कर दिया। ये वही चीज है, क्योंकि यहां पे आप लिखना चाहते हो जैसे cos 30 का लिखो या cos 330 का, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, आप करके देख लेना। जैसे आप यहां पे लिखो cos 30 का वैल्यू और जैसे आप यहां पे लिखो cos 330 का वैल्यू, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। अब आप यहां से ऐसे आओ या यहां से ऐसे घूम के आओ, भाई आओ तो वहीं पे, आओगे तो वहीं पे ना, तो इसलिए सेम आएगा। जैसे यहां पे आप लिखोगे sin -30 या sin 330 का, फिर भी सेम रिजल्ट मिलेगा, आप चेक करो अपने कैलकुलेटर में। तो इसलिए इसके दो वैल्यू हो सकता है, इसके दो वैल्यू हो सकता है, इसके भी दो वैल्यू हो सकता है, या तो आप यहीं से आ जाओ नेगेटिव लेके, या आपको पॉजिटिव लिखना है तो यहां से आ जाओ। पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ, और नेगेटिव लिखना है तो आप क्लॉकवाइज आ जाओ। क्या फायदा, क्या मतलब है, तो चीजों को समझिए आप लोग। तो कुल मिला के मैं कंक्लूजन ये देना चाहता हूं आप लोगों को बच्चों, कंक्लूजन ये देना चाहता हूं कि यदि मेरे पास कोई फोर्थ क्वाड्रेंट है और मुझे एंगल की प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब से एंगल की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी आपको एंगल लिखना है तो θ1 इज इक्वल टू आप डायरेक्ट tan इनवर्स, यदि आपके पास y है और ये तुम्हारे पास x है, तो डायरेक्ट tan इनवर्स y1/x1 होना चाहिए। θ2 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखना है तो आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो 180 माइनस का tan इनवर्स, 180 माइनस का tan इनवर्स ये आपका y/x होना चाहिए। और यहाँ पे θ3 आपको लिखना है तो ये आपका हो जाएगा 180 प्लस का tan इनवर्स यहाँ भी आपका y/x होना चाहिए। और यहाँ पे आपका हो जाएगा θ4 क्या हो जाएगा, माइनस का आप लिख लो, माइनस का tan इनवर्स y/x होना चाहिए, y/x होना चाहिए, इस तरीके से, या 360 में भी कर सकते हो। तो चारों क्वाड्रेंट का एंगल इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इंपीडेंस के लिए। जब RL हो, जब इंपीडेंस आपका RC हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये और ये जनरली यूज नहीं होता, जनरली आपके नेटवर्क में यूज नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट्स में यूज होगा, ठीक बात, बट नेटवर्क में ये और ये यूज नहीं होगा। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट जो है यूज नहीं होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही आपका यूज होगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा फेजर का कहानी जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहीं पे करेंगे, ठीक है। उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग यहीं पे कर डालते हैं। जैसे कि सर, जैसे कि फर्स्ट, अब मैं बोल दूं कि सपोज z इज इक्वल टू मेरे पास है 1 प्लस का j1 है, राइट, 1 प्लस का j1 है, ऐसे टाइप का, ठीक। तो इसको, ये किस फॉर्म में है बेटा, ये किस फॉर्म में है, ये जो है आपका पोलर फॉर्म में है, ये जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसको मैं बोलूंगा पोलर फॉर्म में चेंज कर, तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 और 1 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और एंगल 1 और 1 का एंगल होता है 45, तो ये आपका डायरेक्ट लिखो 45, ठीक है। सेकंड, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं भैया कि z का इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो गया, इसका मतलब z इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का j1 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो इसका जो पोलर फॉर्म हो गया, देखो मैग्नीट्यूड तो √2 ही आएगा, इसका सेम है तो सेम √2, 1 और 1 का √2 होता है। अब एंगल कितना होगा, तो अब एंगल हो जाएगा 180 में 45 को माइनस कर दो आप, तो 180 में 45 को माइनस करोगे, 180 में आप 45 को डायरेक्ट माइनस कर दो यार, वही तुम्हारा हो जाएगा। तो 1 जो भी होगा वो लिख लो आप। जैसे थर्ड मैंने लिख दिया तो z, थर्ड में दोनों नेगेटिव होगा, 1 माइनस का j1, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपके पास √2 हो जाएगा, और एंगल हो जाएगा 180 में 45 को जोड़ दो, ऐड कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे फोर्थ मैं यहां पे लिखना चाहूं, z इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोगों ने पहुंच गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तो यहां से आप z इज इक्वल टू लिखना चाहोगे तो ये तो √2 ही होगा, ठीक है, और एंगल हो जाएगा माइनस का 45, एंगल हो जाएगा माइनस का 45, ठीक। तो ये आप एक बार समझिए हम लोग कैसे लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ केसेस में हमने कैसे लिखा, इसको एक बार समझिए यार, और इसको बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपको एकदम कंफर्म रहे कि आप कैसे उसको कन्वर्ट करते हो, एकदम कंफर्मेशन रहना चाहिए, है ना। तो एकदम आपको ट्रिपलेट का तो आइडिया होना चाहिए। जैसे कोई आपके पास z का इज इक्वल टू 1 प्लस j1 है ना, तो इसका 1 और 1 का √2 हो जाएगा, एंगल आपके पास 45 होगा, तो थोड़ा ट्रिपलेट का आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 प्लस ऐसे लिख दिया आपने, 4 प्लस j3 आपने लिख दिया, ये
तो यहाँ पे 4 और 3 का तो मैग्नीट्यूड 5 आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। एंगल आपके पास आता है 36.87। ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि इसी को मैं 3 + J4 लिख दूंगा, ये बड़ा को इधर लिख दिया, आप ये बड़ा को इधर लिख दिया तो आप बड़ा को एंगल भी आपका बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे 53.13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबका ना थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना, तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का तो काफी इजी हो जाएगा, काफी हेल्प हो जाएगा आप लोगों को, ये छोटे छोटे चीजों को आप करोगे तो। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे मैं बोल दूं इसी में ये सब की जरूरत क्यों पड़ रहा है अपने को, इतना सारा फेजर में हम लोग क्यों कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे हैं, क्यों कॉन्सेप्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज यहां पे एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है बेटा, अभी बहुत से कॉन्सेप्ट, अभी बहुत से चीजें अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब का जरूरत पड़ेगा वहां पे, इसलिए समझ में आएगा आपको। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा इंपिडेंस है और इसकी वैल्यू आपको दे दिया गया है 4 + J3 आपको दे दिया गया है, करेक्ट, 4 + J3 आपको दे दिया गया है इंपिडेंस की वैल्यू। और मैंने दे दिया कि भैया यहाँ पे एक वोल्टेज भी है मेरा, यहाँ पे एक वोल्टेज भी है और इसकी वैल्यू मैंने आपको दे दिया, इस वोल्टेज की वैल्यू भी मैंने आपको दे दिया। लेट अस कंसीडर, इस वोल्टेज की वैल्यू भी मैंने आपको दे दिया, इस वोल्टेज की वैल्यू भी मैंने आपको दे दिया। मान लो ये वोल्टेज है आपके पास, तो ये वोल्टेज है तुम्हारे पास कितना आ गया 100 और एंगल ऑफ आपके पास आ गया लेट अस कंसीडर कि ये आपके पास आ गया 90, ये इस तरीके का जो भी एंगल ऑफ 90 आ गया। तुमको यहाँ पे क्या करना है कि तुमको ना यहाँ पे कैलकुलेट करना है करंट, कैलकुलेट करना है करंट को। चलो अब आप जा रहे हो करंट को कैलकुलेट करने, इस तरीके का दे दिया, मान लो इसको इसमें दे दिया, इसको इसमें दे दिया, है ना। अब आप जा रहे हो करंट को कैलकुलेट करने, ठीक है, आप जा रहे हो करंट को कैलकुलेट करने, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट अस करंट को आप कैलकुलेट करें तो आप लिखोगे V आप क्या लिखोगे Z लिखोगे। भी चलो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है तो भी जो है बहुत परफेक्ट है, भी हमारा यहाँ पे किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो पोलर फॉर्म में है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास हो गया 100 और ये मेरा हो गया 90, ये तो परफेक्ट फॉर्म में है। अब आपको जेड को भी क्या करना पड़ेगा, 4 + J3 लिखोगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ होने वाला है। तो आप क्या कर लो, इस जेड को ना आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो, अभी रेक्टेंगुलर में है, आप पोलर फॉर्म में चेंज कर लो। पोलर फॉर्म में चेंज करोगे तो 4 और 3 का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा, और 3 और 4 है, इसका मतलब आपका एंगल आ जाएगा 36.87 डिग्री, करेक्ट। तो यहां पे मैंने रख दिया 5 और ये मेरे पास हो जाएगा 36.87 डिग्री। अब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कितना हो जाएगा 100/5, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 20, और जो भी एंगल आ रहा है 90 में 36.87 को आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 53.13। ओके, तो इस तरीके का आप बड़े आराम से कन्वर्जन करके आप करंट की वैल्यू को बता सकते हो। लेकिन मान लो आपको कन्वर्जन नहीं आता, इस केसेस में आपको कन्वर्जन नहीं आता तो क्या करोगे, यदि आपको कन्वर्जन की वैल्यू कन्वर्जन करने नहीं आता तो देखो यहाँ पे आप मुश्किल में फंस सकते थे, आपको प्रॉब्लम में फंस सकते थे, इसलिए कन्वर्जन का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए कन्वर्जन का आना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जैसे मैं लू यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन अभी बहुत से डिस्कस करना बाकी है ना, अभी कंपेरिजन करना बाकी है अभी। तो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ले लो मैं, आपको मल्टीप्लाई करना है कोई दो इंपिडेंस का, आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है किसी दो इंपिडेंस का। फॉर एग्जांपल इंपिडेंस नंबर 1 आपको दे दिया है, मान लो यहाँ पे आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मान लो आपको क्या निकालना है, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू आपको दे दिया गया है, मान लो करंट का वैल्यू आपको दे दिया गया है 3 + J4 आपको करंट का वैल्यू दे दिया गया है, और यहाँ पे इंपिडेंस की वैल्यू भी आपको दे दिया गया है, इंपिडेंस की वैल्यू भी आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 1 + J1 दे दिया गया है, लेट से आ रहा है बात समझ में, इस तरीके का आपको दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि चलो तुम वोल्टेज निकालो, बोला इन्होंने कैलकुलेट वोल्टेज, कैलकुलेट वोल्टेज, कैलकुलेट वोल्टेज। अब वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो हमारा वोल्टेज क्या होता है, हमारा वोल्टेज जो होता है वो आपका होता है करंट और इंपेडेंस का प्रोडक्ट होता है, यही तो वोल्टेज होता है ना, इंपेडेंस और करंट का प्रोडक्ट, ठीक है, ये वोल्टेज हो गया। अब वोल्टेज आप निकाल रहे हो तो इंपेडेंस कितना है 1 + J1 है, और यहां पे करंट आपके पास कितना है 3 + J4। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका लेंदी होने वाला है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, फिर इसका इसके साथ करो, फिर इसका इसके साथ करो, फिर इसका इसके साथ करो, लेंदी कैलकुलेशन।
मान लो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, 1 और 1 का होता है √2 और एंगल आपका 45 होता है, तो ये आ गया। और 3 और 4 का मुझे पता है ट्रिपलेट 5 आ गया और एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा 53.13 होता है, ये ऐसा। तो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 5 और ये दोनों एंगल मेरा जुड़ जाएगा, तो 45 और ये जुड़ गया, तो जो भी आपका 45 प्लस 53.13 आया। अभी तो मैं कुछ भी एंगल ले लिया हूं, आपको स्टैंडर्ड दिया जाएगा क्योंकि बिना कैलकुलेटर के कराएगा वो, ये आ गया। तो अब आपके पास ये आ गया। अब इसको फिर से पोलरी फॉर्म में आंसर देना था तो फिर कन्वर्ट कर दो यार इसको मल्टीप्लिकेशन करके, तो आराम से आपका चीजें जो है इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट करना चाहते जैसे v इज इक्वल टू आप z इंटू आई आप यहाँ पे लिख रहे हो और यहाँ पे z का वैल्यू को डाल रहे हो, वो आपके पास j1 प्लस j1 है और i का वैल्यू डाल रहे हो यहाँ पे, तो कितना है तुम्हारे पास 3 प्लस j4 है। अब मल्टीप्लिकेशन कराते हो 1 का 3 के साथ तो 3 हो गया, 1 का j4 के साथ तो j4 हो गया, फिर 1 का 3 के साथ तो ये j का 3 हो गया, फिर इसको इसके साथ तो j और j का मल्टीप्लिकेशन माइनस और 4 1 कम 4, ये ओके। तो आपके पास हो जाता माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का 1, ठीक, और ये 4 3 7 j का 7। अब इन दोनों का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक, और एंगल निकालोगे, तो एंगल निकालोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये आपका हो जाएगा 180 माइनस का 10 इनवर्स 7/1, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा और ये इसी के बराबर आएगा फिर, ओके। ऐसे तो आप करा भी सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने सुविधा के अकॉर्डिंग चीजों को आप वहां पे यूज करना। 7 7 49 और ये आपका हो गया 50, ठीक, और यहाँ पे 180 माइनस करोगे तो वही आएगा, देखो ये सेम मिलेगा आपको। तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो जब भी आपका पोलर फॉर्म में दिया है तो फटाक से आप क्या कर सकते हो, वहां पे पोलर फॉर्म में दिया है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा सकते हो, और जब भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है तो वहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करा सकते हो आसानी से। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में? जैसे वैसे इंपीडेंस का भी आप करा सकते हो कि यदि आपको इंपीडेंस दिया है और सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उस हिसाब से मान लो इंपीडेंस का वैल्यू कुछ भी यहाँ पे दे दिया 3 प्लस j4 दे दिया, इंपीडेंस 2 की वैल्यू आपको दे दिया 2 प्लस j आपका 3 दे दिया, तो ऐसे करके आपको कुछ भी पता है तो इसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकाल लो। फर्स्ट आप सीरीज के लिए करा के देखिए, इसको सीरीज के लिए आप करा के देखोगे तो टोटल इंपीडेंस Z1 प्लस Z2 होगा, तो तब तो दोनों को जोड़ना बहुत इजी हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इतना ओम आ गया। लेकिन आप इसको पैरेलल के लिए सॉल्व करते हो, सेकेंड मान लो इसको आप पैरेलल के लिए सॉल्व करते हो, पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे Z1 इंटू Z2, ऐसे ही दो इंपीडेंस है तो ऐसे ही सॉल्व करोगे, ये देखो, है ना। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना है तो आप मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हो, है ना, और इन दोनों का सम कराना है तो नीचे सम भी करा सकते हो। तो सम कराओगे तो आपको मिलेगा 5 प्लस j7, और मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई भी करा लो इस टाइप का, ये हो गया, और 2 प्लस j3 आप कन्वर्ट करके भी करा सकते थे। तो ऐसे करके चीजें आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाओ, कंफर्टेबल जोन में आ जाओ। तो यही है यार, कैसे हम लोग रेक्टेंगुलर को पोलर में चेंज करते, पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज करते, यही सब चीजें आपको सिखाई जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर को पोलर में आप चेंज करते हो, ये सारी चीजें देख लिया। पोलर आपको पता है तो उसको कैसे रेक्टेंगुलर में चेंज करोगे वो भी आप देख सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपके पास 5 दे दिया है ना, और यहाँ पे आपके पास 60 दे दिया, कोई मान लो यहाँ पे z इज इक्वल टू दिया है, तो ये कौन से फॉर्म में है भाई, ये पोलर फॉर्म में है। अब इस पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, इस पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, तो आराम से कर सकते हो आप, रेक्टेंगुलर में आपको चेंज करना है, रेक्टेंगुलर में तो आराम से कर सकते हो। तो रेक्टेंगुलर z क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 cos 60 प्लस 5 sin 60, और यहाँ पे आपका j लग जाएगा। सो यू विल गेट cos 60 1/2, 5/2 आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस j sin 60 का √3/2, तो 5 इंटू √3/2, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही आपके पास z और ये आपका होता 5, एंगल ऑफ माइनस का 60 रहता, तो आपका आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता 5 और cos माइनस का 60 प्लस j 5 sin
माइनस का 60, ऐसा हो जाता। तो यहां से आपके पास इसका माइनस और प्लस वही हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस सामने आ गया, और ये 5 और ये हो जाएगा √3/2। आ रहा है बात समझ में? तो ये तुमको जेड का वैल्यू मिल गया, ये तुमको जेड का वैल्यू जो है मिल गया, ये इस तरीके का जेड का वैल्यू मिल गया, 5/2 माइनस का जे 5√3/2। ऐसे करके आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, देखो ये आ गया ना आखिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये माइनस था तो ठीक। तो आई थिंक आप लोग को पूरा कन्वर्जन आ जाएगा इस वीडियो में। अब इसके बाद ना मैं दो साइनोसाइड्स का कंपैरिजन कैसे होता है वो बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, थैंक यू।